हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। हमने इससे पहले लागत चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके 2 पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिया है। अब 3rd पार्ट है और कोशिश किया जाएगा कि इसी पार्ट में जो है पूरा चैप्टर जो है ख़त्म कर दिया जाए। पहले पार्ट में हमने कुल लागत की बात की थी, मतलब कि टोटल कॉस्ट की बात की थी, और उसी में हमने कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत को जाना था। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने औसत लागत की बात की। भाई औसत कुल लागत क्या है, औसत स्थिर लागत क्या है और औसत परिवर्ती लागत क्या है, और इनके बीच में संबंध क्या बनता है, ये हमने सेकंड पार्ट में देखा था। अब 3rd पार्ट में हम सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो देखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, सिंपली पहले मार्जिनल कॉस्ट समझ लेते हैं, देन फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि भाई एक कोई भी, मान लीजिए मार्कर बनवाना है, तो ये मार्कर जो है जब मैं एक मार्कर जो है बना रहा हूं तो इसकी लागत 6 रुपये पड़ती है। सिंपल है, एक मार्कर जो है बना रहा हूं तो इसकी जो लागत है 6 रुपये पड़ती है। उसके बाद मैंने ये दूसरा भी बनाया, ठीक है, तो दोनों की लागत जो है मुझे 10 रुपये पड़ी, है ना। तो भाई अब ये देखना है कि हमें दूसरे की लागत कितनी पड़ी, मतलब जब यूनिट में चेंज आया, एक एडिशनल यूनिट आया, एक अतिरिक्त इकाई आई, तो उस पे हमें कितना लागत लगा। तो देखिए पहले वाले पे तो 6 लग रहा था, ये ब्लू कलर का है, पहले वाले पे 6 लग रहा था, तो दूसरे पे हमें कितना देना पड़ा, 4 देना पड़ा। तो यही होता है सीमांत लागत कि एक अतिरिक्त इकाई जब हम ऐड करते हैं तो उस पे लगने वाली लागत, ठीक है, तो उस पे कितनी लागत लगती है उसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। अब देखिए मैं तीनों मार्कर से आपको एग्जांपल देता हूं। ये जब मैंने पहला बनाया था तो 6 रुपए दिए थे, दूसरा मैंने बनाया तो जब 2 मैंने बनाए तो 10 दिए, और 3 मैंने बनाए तो 15 दिए। तो देखिए पहले वाले की लागत कितनी थी, 6 रुपए थी। जब दूसरा मैंने ऐड करा, एक अतिरिक्त इकाई जब मैंने ले ली, तो इसकी लागत कितनी पड़ी, 4 रुपए पड़ी, क्योंकि दोनों की 10 रुपए थी। जब मैंने तीसरा एक अतिरिक्त इकाई और ले ली तो मैंने कहा टोटल कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी, ठीक है, तो इसकी कितनी पड़ी, 5 रुपए पड़ी। तो यही होता है सीमांत लागत कि एक अतिरिक्त इकाई आप ऐड करते जाते हो तो उससे मिलने वाली लागत या उसकी जो लागत होगी उसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। अब देखिए जरा डेफिनेशन देखते हैं। सीमांत लागत से अभिप्राय उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने से कुल लागत में होने वाले वृद्धि से है, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल ले लिया है कि भाई कुल लागत में क्या वृद्धि हो रही है, कि पहला मार्कर जब मैंने बनाया तो 6 रुपए, दूसरा मार्कर मैंने बनाया तो 10 रुपए हो गए, तो कुल लागत में वृद्धि हुई 4 रुपए। तीसरा मार्कर जब मैंने बनाया तो 15 रुपए खर्च हुए, तो कुल लागत में वृद्धि हुई 5 रुपए। तो इसी को ही हम सीमांत लागत कहते हैं। बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल मैंने आप सबको ये समझा दिया है, ठीक। अब देखिए शेड्यूल क्या है। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने दे रखा है, TCN -1 और डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। देखिए दोनों फॉर्मूले से आप सीमांत लागत निकाल सकते हैं। TCN का यूज तब होता है जब आपको इकाइयां लगातार दे रखी हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 दे रखा है, सीधी सी बात है। तो ये जो फॉर्मूला है बड़ा कामगार हो जाता है, फटाफट यूज होता है। परंतु कई बार आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहली इकाई की लागत तो इतनी है और 5वीं इकाई की लागत इतनी है, तो बीच में से इकाइयां गायब हो गई, तो वहां पर ये फॉर्मूला जो है काम नहीं आता है, वहां पर जो है ये काम आता है। तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप इस फॉर्मूले को ही यूज करें कि भाई इकाई में परिवर्तन होने से आपके कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ। हम ये दोनों चीजें शेड्यूल से भी समझ सकते हैं। अभी दोनों फॉर्मूले मैं शेड्यूल में लगाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए जो बिल्कुल वही शेड्यूल है जो हमने पीछे यूज किया है, मैं बार बार शेड्यूल बदलता नहीं हूं, जिससे आपको एक बार लर्न हो जाए तो आप इजीली उसको लर्न रख सकते हैं। तो देखिए ये टोटल कॉस्ट है 12 18 22 27 36 47। अब देखिए यूनिट तो बिल्कुल 0 1 2 3 4 5 तक पूरा लगातार यूनिट है। तो सिंपली क्या होता है कि भाई आप क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे नंबर ऑफ को यूनिट बदलती जाएगी तो उसके जो कॉस्ट में क्या चेंज आया है, तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। 12 6 18 में से माइनस हुआ 6 आया, 18 22 में से माइनस हुआ 4 आया, ये इसमें से माइनस हुआ 5 आया, ये इसमें से माइनस हुआ 11 आया, और 36 माइनस हुआ 47 में से 11 आ गया, ठीक है। तो सिंपली ये है। अच्छा, हम इस फॉर्मूले को यूज करके भी कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट यहां पर टीसी में कितना चेंज आया, डेल्टा टीसी मतलब चेंज होता है,
तो टीसी में कितना चेंज आया 6 का, और यूनिट में कितना आया 0 से 1 हो गया तो 1 का आ गया 6। अब देखिए टीसी में कितना चेंज आया, यहां से यहां तक 4 का, और 1 से 2 हो गया तो यहां तो 1 का ही चेंज आया है, तो 1 ये हो गया 4। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की यूज करा जाता है। पर मेरा मानना है कि आप ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप ये फॉर्मूला यूज करें। डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में क्या है, बिल्कुल जैसे हमने इससे पहले एवरेज वाला समझा था, तो बिल्कुल उसी तरह से है। सॉरी, देखिए यू शेप का होता है डायग्राम। उसका रीजन क्या है कि भाई जो मार्जिनल कॉस्ट होती है पहले घटती है देन फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। जब भी यू शेप का कोई डायग्राम होगा तो उसका रीजन बिल्कुल सेम होगा, पहले वो घटेगी देन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता क्यों है मैं पहले भी बता चुका हूं, वही बिल्कुल सेम रीजन है परिवर्ती अनुपात के नियम। ठीक है, पहले क्या होता है परिवर्ती अनुपात के नियम, फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब स्थिर संसाधनों के साथ जब परिवर्ती संसाधन लगाए जाते हैं तो पहले स्टेज में, पहली अवस्था में तो ये होता है कि प्रथम चरण जिसे कहते हैं कि जो उत्पादन होता है बढ़ती दर से बढ़ता है। तो जब उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ेगा तो इसका अर्थ ये हो गया कॉस्ट हमारा कम लग रहा है, तो कॉस्ट जो होगा कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी अवस्था में क्या होता है, उत्पादन घटती दर से बढ़ता है लेकिन घटते, तो वहां क्या होता है एक स्थिरता आ जाती है। देन तीसरी अवस्था में क्या होता है कि उत्पादन में कमी आनी शुरू हो जाती है। जब उत्पादन में कमी आनी शुरू हो जाएगी तो इसका अर्थ क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हमारा कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा आपका सीमांत लागत है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें एक दो रिलेशन समझना है, हम रिलेशन देख लेते हैं। आप सब इसको उतार लीजिए, देन इतने मैं उसको बोर्ड पे लिख लेता हूं। तो चलिए मैंने AC और MC का संबंध यहां पर लिख लिया है, आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इजी है। देखिए शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल वही है। ठीक है, पहले मैं शेड्यूल से समझ लेते हैं। अच्छा, AC और MC का संबंध समझने से पहले कुछ चीजें जाननी जरूरी है जिससे आप सबको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि MC जो है वो अब बाकी सारे कर्व को अपने साथ लेकर चलता है। मतलब कि अगर MC कम हो रहा होता है तो बाकी कर्व भी कम होंगे, जब वो बढ़ेगा तो बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो जो शेप एक तरह से MC का आता है उसी तरह से जो है कह सकते हो AC या ABC का, इन सब का भी शेप वही आता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि MC जो है वो बाकी कर्व को अपने साथ लेकर चलता है। मतलब कि भाई सबसे पहली बात तो जैसे U शेप में होता है तो दोनों ही U शेप में रहेंगे। दूसरी बात MC अगर कम हो रहा है तो बाकी कर्व भी कम होंगे, डिक्रीज होंगे। जब MC बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, बाकी कर्व भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं पॉइंटों पे ही यहां पर संबंध भी है, बिल्कुल इजी है। और देखिए मैं ये जो लिखा हुआ है इसी को थोड़ा परिवर्तित करते हुए मैं इससे अगला संबंध भी हम समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यूनिट ये लिख रखा है। तो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले 1 0 1 2 3 यूनिट तक क्या है कि टीसी देखिए क्या है, बढ़ रहा है। और AC देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है 18 11 9, और MC भी देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे MC डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो पहला रिलेशन क्या है कि भाई जब MC डिक्रीज होता है तो AC भी कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। पर क्या होता है कि AC जो है ज्यादा, MC जो है वो ज्यादा तेजी से कम हो रहा होता है, इसलिए ये क्या होता है कम होता है। देखो AC मोर देन है MC, ठीक है, इसके नीचे है। ठीक, तो दोनों चीज जब डिक्रीज होते हैं दोनों ही, AC भी कम हो रहा होता है, MC भी कम हो रहा होता है। परंतु क्या होता है कि जो MC है वो ज्यादा तेजी से कम होता है, इसलिए पहली अवस्था में क्या होता है कि AC जो है MC से ज्यादा होता है, इसके ऊपर कर्व है तो मतलब ज्यादा होता है। दूसरी अवस्था में देखिए, दूसरी अवस्था जहां पर ये दे रखा है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जब AC अपने न्यूनतम बिंदु पहुंचता है, उसका न्यूनतम बिंदु देखिए AC क्या है 9 है। ठीक है, उसका देखिए बढ़ना शुरू हो गया। तो जब अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जहां पर ये काट रहे हैं बिंदु A पे दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशन है। उसके बाद देखिए तीसरा रिलेशन क्या है कि जब AC बढ़ता है या MC बढ़ता है, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, जब बढ़ता है तो क्या है कि जब AC बढ़ता है तो MC भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर से वही रीजन है कि MC AC से बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए क्या होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है इसके। जैसे यहां पर पहले कम था, अब क्या हो जाता है कि ये बढ़ना शुरू हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो तीसरी अवस्था में क्या है, MC ज्यादा होता है AC से जब AC बढ़ता है। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन है।
फिर से रिपीट कर देता हूं, पहली अवस्था में क्या है, पहला रिलेशन क्या है कि जब AC गिरता है तो MC भी गिरता है, परंतु MC जो है AC से ज्यादा तेजी से गिरता है, इसलिए MC कम होता है AC से। दूसरी अवस्था में क्या है कि जहां पर AC का न्यूनतम बिंदु होता है वहां पर MC और AC दोनों बराबर होते हैं, या कह सकते हो जहां पर AC स्थिर होता है वहां पर MC और AC जो है दोनों, देखिए स्थिर हो गया ना, दोनों यहां से वहां पर बराबर होता है। ठीक है। तीसरी अवस्था में क्या है कि जब AC बढ़ता है तो MC भी बढ़ता है, परंतु MC ज्यादा तेजी से बढ़ता है, इसलिए तीसरी अवस्था में MC ज्यादा हो जाता है AC से। ये ऊपर डायग्राम चला गया है तो इसका मतलब है ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यही हमने लिखा। चलिए दोस्तों, अब इससे पहले हमने जो है अपना AFC के साथ रिलेशन देखा था MC का, अब ABC के साथ देख ले। ठीक है, औसत परिवर्ती लागत के साथ कोई स्पेशल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि भाई AC के साथ क्या रिलेशन है उसका। ठीक है, जस्ट बिल्कुल वही रिलेशन है, बस AC की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। ठीक है, पहले हम शेड्यूल समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको डायग्राम पे भी देख लेंगे। तो देखिए क्या है, देखिए यूनिट जैसे से इंक्रीज हो रही है, आप यहां पर देखिए जो ABC है वो क्या है कि यहां पर ज्यादा है किससे, MC से। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है कि अच्छा एक चीज और देखने में है कि भाई ये क्या हो रहा है कि भाई 6 से 5 हो गया, ये 6 से 4 हो गया, कम हो रहा है। तो पहला रिलेशन क्या है, मैं बोलूंगा, आप सब कॉपी या पेन लेकर बैठ जाना, लिख लेना, क्योंकि अगर लिखूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या कहता है कि जैसे ABC जो है गिरती है उसी प्रकार से MC भी गिरती है, परंतु क्या होता है, ABC ज्यादा होता है MC से। पहले उसमें बता सकते हो, मैं इसको पॉइंट दे देता हूं, B पॉइंट। तो आप अगर डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तो आप सब कह सकते हो कि ये कंडीशन जो है, ये स्थिति है B पॉइंट से पहले की स्थिति इस कर्व में जो है दिखाया गया है। क्या है कि भाई दोनों गिर रहे हैं, ABC भी गिर रहा है, MC भी गिर रहा है, परंतु देखो क्या है कि MC, ये ब्लैक वाली लाइन जो है MC है, MC जो है ABC से नीचे है। तो ABC से नीचे है, इसका अर्थ ये हो गया कि यहां पर ABC इस कंडीशन में ABC मोर देन है MC से। ठीक है, और अगर डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे तो डायग्राम में क्या बताएंगे कि वक्र में यह स्थिति B पॉइंट से पहले दिखाया गया है, या आप ये भी बता सकते हैं कि भाई लेफ्ट साइड दिखाया गया है B पॉइंट से। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन देखिए, थर्ड यूनिट पे क्या है, 5-5 दोनों बराबर हैं। तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर क्या होता है कि MC और ABC क्या है, बराबर है। ये कंडीशन कहां पर है, B पॉइंट पे, जहां दोनों लाइनें काटेंगी, MC और ABC जो है यहां पर बराबर है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई जब ABC बढ़ता है तो MC भी बढ़ता है। ठीक है, देखो यहां इसके बाद क्या हो गया कि दोनों बढ़ने शुरू हो गए, जब ABC बढ़ता है तो MC भी बढ़ता है, परंतु अब इस स्थिति में देखिए MC ऊपर आ गया, ABC नीचे हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, MC 9-11 हो गया और ये 6-7 हो गया, मतलब अब MC ज्यादा हो गया है और ABC क्या हो गया, कम हो गया। तो इस स्थिति में MC मोर देन ABC। ठीक है, अब वक्र में आपको बताना है तो आप बता सकते हो कि यह स्थिति जो है B पॉइंट के बाद है या B पॉइंट से जो है दाहिनी तरफ दिखाया गया है वक्र के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप सबको वक्र भी एक्सप्लेन करना होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि 3 रिलेशन मैंने बताए इसमें। सबसे पहले क्या है कि जब ABC गिरता है तो MC भी गिरता है, परंतु ABC ज्यादा होता है MC से, जो कि B पॉइंट जो है, B बिंदु है, उसके दाहिनी तरफ दिखाया गया है। और दूसरा रिलेशन क्या है कि B बिंदु पर MC और ABC जो है वो बराबर होता है। ये शेड्यूल में, सारणी में तीसरी यूनिट पे, तीसरी इकाई पे दिखाया गया है। अच्छा, उसके बाद तीसरा रिलेशन क्या है कि जब ABC बढ़ता है तो MC भी बढ़ता है, परंतु क्या होता है कि उस स्थिति में क्या हो जाता है कि MC ज्यादा हो जाता है ABC से। ये सारणी में चौथे और 5वें यूनिट पे दिखाया गया है। तो बिल्कुल सिंपल जो है रिलेशन था। अब हमने देख लिया भाई AC के साथ क्या संबंध है, ABC के साथ क्या संबंध है। अब इस जो है इसका इस पार्ट का जो है लास्ट टॉपिक देखेंगे
तीनों का एक साथ रिलेशन देखेंगे, एबीसी, एसी और एमसी का, उन तीनों का एक साथ रिलेशन देखेंगे। देन उसके बाद ये पार्ट जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सब इसको उतार लीजिए, मैं इतने तीनों का डायग्राम बना लेता हूं, शेड्यूल बना लेता हूं और रिलेशन जो है आप सबको समझा दूंगा मैं। तो चलिए इन तीनों का रिलेशन देख लेते हैं, देन ये चैप्टर जो है यहीं समाप्त करेंगे। तो देखिए मैंने एसी एमसी का संबंध और एमसी और एबीसी का संबंध जो है पहले बता ही दिया है, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम मेनली जो देखेंगे भाई एसी और एबीसी का जो भी संबंध है उसको समझेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने इन दोनों का तो देख ही लिया है, इसका देख लिया है, मतलब एसी और एमसी का देख लिया और एबीसी और एमसी का देख लिया है। तो अब क्या रह गया है भाई, एसी और एबीसी को देख लें। तो जो आपको जो पॉइंट पहले बताए गए हैं, 3-3 पॉइंट, वो भी इसके अंदर आएंगे, तब जाकर पूरा रिलेशन बनेगा। तो ध्यान रखना, इससे पहले जो पॉइंट बताए गए हैं एसी और एमसी का संबंध और एबीसी और एमसी का संबंध, तो वो भी इसके अंदर आएगा, तब जाकर ये पूरा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। आप शेड्यूल में ही देख सकते हैं, ठीक। आप सबसे पहले एबीसी और एसी, क्योंकि रिलेशन हम एबीसी और एसी में देखेंगे, इसके साथ तो हो ही चुका है। तो ध्यान से आप अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि भाई ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देन ये बढ़ना शुरू हो गया, ये भी बढ़ना शुरू हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप शेड्यूल में ध्यान से देखें तो जो एबीसी है वो एसी से कम है, ठीक है। देखो 6 है, 18 है, 5 है, 11 है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है कि जो आपका एसी जो होता है उसमें एएफसी जुड़ा होता है। एसी क्या होता है, देखिए एवरेज कॉस्ट क्या होता है आप सबका, एसी क्या होगा भाई, एएफसी प्लस एबीसी, दोनों चीजें होंगी। तो हमेशा एबीसी से जो है एसी ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें एएफसी भी तो इंक्लूड है ना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि भाई ये जो है जैसे जैसे पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है, वैसे वैसे ये भी बढ़ रही है, परंतु ध्यान से देखो तो एक दूसरे को ये कभी काटती नहीं है, ठीक। अच्छा एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि 18, 11 मतलब कि एसी कम होता जा रहा है। एसी कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा, आप सबने एएफसी वाला वीडियो देखा था, जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा था एएफसी जो है कम होता जाता था। तो इन दोनों के जो एसी और एबीसी है इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एएफसी है। तो जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा एएफसी कम होता जाएगा, और एएफसी कम होता जाएगा तो क्या होगा, एसी भी कम होता जाएगा। पर क्या होगा, ये एक दूसरे को भी काटेंगे नहीं, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं होगा। हमने इससे पहले बहुत ज्यादा डिस्कस किया था कि एएफसी जो है 0.0000 कुछ भी हो सकता है, पर जीरो नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे के पास पहुंचती जाएंगे, परंतु ये काटेंगे नहीं। तो चलिए अब मैंने लिख रखा है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एसी और एबीसी से अधिक होती है, तो ये बात हो ही चुकी है भाई, एसी जो है एबीसी से अधिक होता है। एसी देखिए ऊपर है और एबीसी देखिए नीचे है, ठीक है, अधिक होता है। दूसरी बात, एसी और एबीसी का अंतर उत्पादन के साथ साथ कम होता जाता है। तो ध्यान से देखिए, उत्पादन के साथ साथ अंतर जो है कम होता जा रहा है। ये आपका एसी हो गया, पहले 18 और 6 12 का जो है डिफरेंस है। देन 5, 11 और 5, अब 6 का रह गया, ठीक है, 4 का रह गया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है कम होता जाता है। यहां पर भी हमने देखो डिफरेंस जो है कम करा है वक्र के साथ, यहां इतना ज्यादा है, एएफसी यहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और धीरे धीरे यहां पर कम हो रहा है, ठीक है। तो कम होता जाता है इन दोनों का अंतर, पर मैंने फिर से कहा ये काटेंगे नहीं, है ना। उसका बाद एसी और एबीसी एक दूसरे को काटते नहीं है, पहले बता दिया एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है एएफसी रहता है, ठीक है। और एएफसी कभी शून्य नहीं होता है जब तक फर्म शट डाउन नहीं हो जाएगा, मतलब फर्म जब तक बंद नहीं हो जाएगा तब तक एएफसी रहेगा, क्योंकि टीएफसी रहता है तो टीएफसी रहेगा तो एएफसी भी रहेगा। उसके बाद देखिए दोनों वक्र यू आकार के होते हैं, दोनों वक्र यू आकार के होते हैं। यू आकार का क्यों होता है, मैंने पहले बता दिया है कि कोई भी शेप अगर यू आकार का है तो पहले वो कम होता है, देन फिर जाकर वो फिर से बढ़ने लग जाता है। तो दोनों ही वक्र जो हैं यू आकार के होते हैं। उसका देखिए एमसी वक्र एबीसी और एसी के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो एमसी वक्र जो है इसके न्यूनतम बिंदु पर, इसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, वक्र में आप सब क्या ध्यान देंगे कि हमेशा जो
एबीसी का न्यूनतम बिंदु है वो लेफ्ट साइड रहेगा और एसी का न्यूनतम बिंदु हमेशा राइट साइड रहेगा, क्योंकि ये बाद में कम होगा, इसका न्यूनतम बिंदु बाद में आएगा और जो एबीसी है उसका न्यूनतम बिंदु पहले आ जाएगा। फिर से वही रीजन है, क्योंकि इसके बीच में एएफसी है ना, तो एएफसी है तो ये बाद में कम होगा, इसका न्यूनतम बिंदु बाद में आएगा और इसका पहले आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपने इसका न्यूनतम बिंदु यहां बना दिया और इसका न्यूनतम बिंदु यहां बना दिया तो वो वक्र गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमेशा इसका न्यूनतम बिंदु जो है एसी का राइट साइड रहेगा और एबीसी का लेफ्ट साइड रहेगा, ये चीज ध्यान देना। और एमसी दोनों के न्यूनतम बिंदुओं पे काटता है, ये तो हम पहले भी देख ही चुके हैं वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आ जाता है। ठीक, शेड्यूल भी बिल्कुल सिंपल सा ही है। तो बस जो आपका लागत चैप्टर है यहीं पर समाप्त करते हैं, इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे रेवेन्यू। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।